इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उन पर ये हमले हो रहे हैं। कि ये वो सियासी ज़लज़ला है कि जिसके असरात बहुत दूर तक जाएँगे और बहुत लंबे अरसे तक सामने आएँगे। अचानक से ईरान ने जो ये यू टर्न लिया है आईएईए को लेकर के, उसको हम कैसे देखें? ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, हम इस पर बात ही नहीं करेंगे, ये तो सब झूठ है, आपके पास कोई दलील नहीं है, जाओ पैसा दो, हफ्ता दो, हमें खुश करो, हमारी तरफ से नेगोशिएशन करो, वगैरह-वगैरह जो भी है। खौफ और डर की ये निशानी है कि अगर ये हुआ है कतर के साथ, तो हमारे साथ भी हो सकता है। ईरान ने इस तरह जो है इस्राइल की मिट्टी पलीत की जून के महीने में कि सारे परमाणु बम क्या काम आए। लेकिन परमाणु बम बनाना अपने आप में हराम काम है। परमाणु हथियार वो बिल्कुल हराम, उनका बनाना, उनका इस्तेमाल करना। जेनोसाइड करना और जीतना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा इसमें फासला है। इतने मैंने अभी जितने जुमले कहे, जितने वाक्य कहे, सब जो हैं वो फेक हैं। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। आज फिर आप सोच रहे होंगे कि दीन दुनिया में आज फिर हम स्टूडियो के साथ हैं और स्टूडियो में भी हैं, साथ में एक खास मेहमान के साथ हैं जो बहुत दूर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, स्टूडियो में वो हमारे साथ सीधे नहीं है, बल्कि वो ईरान से हमारे साथ बने हुए हैं और वो हैं सैयद आकिफ जैदी साहब। आकिफ जैदी साहब के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आकिफ साहब एक रिसर्चर हैं, साथ में वो वेस्ट एशिया के मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में ताज़ा सूरत-ए-हाल चल रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना उनसे कुछ तफ़सीली बातचीत की जाए, जहाँ पल-पल में चीज़ें बदल रही हैं, पल-पल में हालात बदल रहे हैं, तो वो लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आकिफ साहब, लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि मैं आपके इस माध्यम से हिंदुस्तान, अपने वतन के लोगों तक कुछ अहम बातें पहुँचा सकूँ, ख़ास तौर पर वेस्ट एशिया में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया इस मौके का। जी हाँ, आपको बता दें कि आकिफ ज़ैदी साहब ईरान में मुकीम हैं, ईरान में रहते हैं, लेकिन वो भारत से हैं और लगातार वहाँ पर रिसर्च के शोबे में काम कर रहे हैं। तो आकिफ ज़ैदी साहब, पहला सवाल इसको हम कह दें या एक सच्चाई कह दें, ताज़ा हालात कह दें, वो ये है कि जिस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त है दुनिया में, बन रहा है, अमेरिका की ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो चाइना या चीन भी बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। अगर हम देखें यूएसएसआर के बाद भी रशिया उतना कमजोर नहीं हुआ है जितना कि आकलन किया जाता था। बावजूद इसके एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी बहुत कम है, कुछ लाख है या हम कह लें करोड़ के आसपास, वो मुल्क इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? मैं इसराइल की बात कर रहा हूं कि वो एक दूसरे मुल्क में आता है और वहां पर मार कर निकल जाता है और सारी दुनिया खामोश रहती है। उस तरह का एग्रेशन, उस तरह का प्रतिक्रिया, उस तरह का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह आप क्या क्या मानते हैं, क्या जानते हैं? क्योंकि कतर पर जिस तरह से इसराइल ने हमला किया है हमास की लीडरशिप को खत्म करने के लिए, कहीं ना कहीं वो अपने आप में ताज्जुब में डालता है और इसराइल अब भी बजिद है कि हम और ऐसा ही करेंगे। देखिए, अभी जो इस्राइल ने हमला किया है कतर पर, ये एक अहम वाक़या है और इसके नतीजे में बहुत परिणाम और नताइज सामने आएँगे, लेकिन उस अंदाज़ के नहीं शायद जैसे बाज़ लोग चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि जैसे जब ईरान पर हमला जून के महीने में हुआ था, तो उस वक़्त जिस किस्म की जवाबी कार्रवाई हुई थी जी। या परिणाम सामने आए थे, उस प्रकार के परिणाम तो सामने नहीं आएँगे, लेकिन फिर भी बहुत हम्म। महत्वपूर्ण और अहम नताइज सामने आएँगे, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। ये इसलिए क्योंकि ये हमला एक अहम टर्निंग पॉइंट है। एक सीमा जी। रेखा, एक लक्ष्मण रेखा, एक रेड लाइन को क्रॉस किया गया है यहाँ पे
और जिसकी हुँ, वजह हुँ। से एक सियासी एतबार से इस पूरे खित्ते में एक ज़लज़ला पैदा हुआ है, जिसके आफ्टर शॉक्स बहुत लंबे अरसे तक महसूस होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखिए, अब तक इसराइल ने कई ममालिक पर हमले किए और ये भी मैं इससे पहले जी। कि बात को आगे बढ़ाऊँ, नाज़रीन और दर्शकों के लिए वाज़ेह कर दूँ कि जब इसराइल की बात होती है, तो इसराइल और अमेरिका मिले हुए हैं। यानी डिफ़ॉल्ट असम्पशन ये है कि जो काम इसराइल करता है, वो अमेरिका के साथ मिलकर तय करके करता है, सिवाय इसके कि हमको कोई बहुत अच्छी दलील या सबूत मिले कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। वो बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों में वाक़ईन इख्तिलाफ़ होता है। गरचे दिखावा जी। इख्तिलाफ़ का ज़्यादा होता है, हकीकत में इख्तिलाफ़ बहुत कम होता है। बहरहाल, तो अमेरिका ने या इसराइल ने या अमेरिका-इसराइल ने मिलकर अब तक इधर इधर 2 सालों में ही कई ममालिक पर हमले किए हैं। गज़ा, फ़िलिस्तीन वग़ैरह में जो चल रहा है आए दिन वो आपके सामने है। यमन पर हमले हो रहे हैं, अभी हाल में कुछ बढ़े हैं। लेबनान में तो कोई गिनती नहीं है कितनी बार बमबारी हुई है। उसके अलावा हम देखते हैं कि सीरिया में जो बमबारी चल रही है, अभी भी जारी है। इराक पर हमला हुआ है, ईरान पर हमला हुआ है। इतने जी। ममालिक पर हमला हुआ और खुद ये जी। अपने आप में ये एक सवाल है कि कैसे इतने हमले हो पा रहे हैं और क्या ये वाक़ईन सस्टेनेबल है कि नहीं? तो अब तक एक एक अंडरस्टैंडिंग ये पाई जाती थी कि ये जितने भी हमले हो रहे हैं, खर्चे ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें एक कॉमन बात ये है कि ये मुख़ालिफ़ ख़ेमे पर हो रहे हैं। वो कौमें, वो ताकतें, वो उस एरिया के मकामी और नेटिव लोग जो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, अमरीकी इज़राइली साम्राज्य से आज़ाद होना चाहते हैं पूरे तौर पर, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, उन पर ये हमले हो रहे हैं। और ये एक ख़ेमा है, ये कौमें और दूसरी तरफ अमरीका, इज़राइल, यूरोप वग़ैरह ये एक ख़ेमा है। तो एक ख़ेमा दूसरे ख़ेमे के अलग-अलग हिस्सों पर हमला कर रहा है। तो ये एक समझ और अंडरस्टैंडिंग पाई जाती थी। लेकिन कतर का जो हमला ये है, ये हैरानकुन और चौंका देने वाला सबके लिए है, क्योंकि कतर जी। खुद अमेरिका-इज़राइल के ख़ेमे के अंदर करार पाने वाला एक मुल्क है। आप जानते हैं हुँ, हुँ। कि नेटो के अलावा बहुत कम ममालिक हैं जिनको एक मिलिट्री एलाय की हैसियत अमेरिका ने अता की है। उनमें से एक कतर है। कतर के अंदर कतर अमेरिका भी। का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है, यानी आप जापान से लेकर यूरोप तक की आप नज़र दौड़ाइए तो इस पूरे वसी इलाके में सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा कतर में है, अल उदैद एयरबेस नाम का। और कतर जी। अम, इस मग़रिबी निज़ाम के लिए अमेरिका, यूरोप, इज़राइल के सिस्टम के लिए बड़ा काम आता है। काम आता है उनके लिए जगह-जगह सालिसी और नेगोशिएशन का काम अंजाम देता है। कितना पैसा इन्वेस्ट करता है वो वेस्ट में, उसकी जो त ऑयल और गैस की दौलत है, उसको वो वेस्ट में इन्वेस्ट करता है। और साथ में अभी तो हमने देखा कि एक पर्सनल और ज़ाती तौर पर 40 करोड़ 40 करोड़ डॉलर का एक हवाई जहाज़ जो है, वो भी हदिये के तौर और गिफ्ट के तौर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति को भी दिया गया। तो ये एक जी। मुल्क है जो पूरी तरह से उस ख़ेमे के अंदर है। उस ख़ेमे के अंदर होने के बावजूद, उस ख़ेमे के सरगनों ने और लीडर्स ने अमेरिका-इज़राइल ने उसके ऊपर अचानक हमला और आक्रमण किया है। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये वो सियासी ज़लज़ला है कि जिसके असरात बहुत दूर तक जाएँगे और बहुत लंबे अरसे तक सामने आएँगे। तो इस एतबार से ये बहुत अहम है और इसीलिए आप ये भी देख सकते हैं कि जो कतर का रिएक्शन है, वो कितना मुख्तलिफ है। कतर पे या हुँ। कतर के एक हिस्से पर 24 जून को भी हमला हुआ था, जब ईरान ने अल उदैद एयर बेस पर हमला किया था, जो कतर में है, जिसका अभी मैंने नाम लिया। जी। जी। उस हमले और इस हमले में फ़र्क देखिए और खुद कतर के रिएक्शन में फ़र्क देखिए। उस हमले में ईरान ने अमेरिका के एयरबेस को टारगेट किया, पहले से इत्तिला जी। देकर टारगेट किया। यहाँ पर इस्राइल ने एक रिहायशी, एक रेसिडेंशियल एरिया बल्कि डिप्लोमैटिक क्वार्टर जहाँ पर सिफ़ारतें हैं और इस टाइप के डिप्लोमैटिक स्टाफ दोहा में रहते हैं, उस पे हमला किया। यानी नॉन मिलिट्री एरिया पर, सिविलियन एरिया पर हमला किया। इत्तिला पहले से नहीं दी गई, जबकि कहा गया कि अमेरिका ने कहा हमने पहले से कहा, लेकिन कतर ने सिरे से इनकार किया, कहा हमें हमले के बाद इत्तिला मिली है, पहले से नहीं बताया गया। दूसरी बात ये कि जब ये हमला हुआ, तो वहाँ पर अमेरिका की जो मौजूद मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम हैं, वो सब एक्टिव हो गए और एक बड़ी तादाद इज़राइली मिसाइलों को उन्हीं ने मार गिराया। माफ़ी चाहता हूँ, ईरानी मिसाइलों को मार गिराया
हुँ, लेकिन कुछ ईरानी मिसाइलें पहुँच गईं अपने मकसद तक और काफ़ी तबाही भी मचाई अल उदैद एयरबेस पे। यहाँ पर वो सारी मिसाइलें मौजूद रहीं कतर में, लेकिन उन्होंने कतर की हिफ़ाज़त करने के लिए कोई एक्शन अमेरिका ने नहीं लिया और वो पूरा सिस्टम ऐसा का ऐसा ही यूँ ही बंद पड़ा रहा वहाँ पे। ये फ़र्क आप देखिए, नतीजे में आप ये भी देखिए कि कतर का रिएक्शन देखिए। कतर ने जब वो ईरान की जानिब से हमला हुआ अमेरिकन बेस पर, तो कतर के कुछ मिडल लेवल के कुछ ऑफ़िशियल्स ने स्टेटमेंट दी कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा है, वैसा है और लेकिन बातचीत होके बात हल हो गई। ईरान ने भी फ़ौरन उस वक़्त ये बयान दिया कि कतर हमारा भाई है, हमें कतर से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ सबक सिखाना था अमेरिकन्स को और मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया। लेकिन इस बार आप कतर का रवैया देखिए। कतर के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आके जगह-जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं। कह रहे हैं हमारे साथ जी। धोखा हुआ है। हुँ, अमेरिका तक का पहले शुरू में अमेरिका का नाम लेने से कतरा रहे थे कि अमेरिका भी हमसे ने भी हमारे पीठ में खंजर भोंपा है। पहले कतरा रहे थे, फिर आगे के इंटरव्यूज़ में नाम भी लेने लगे। उसके साथ ये कहने लगे कि इसकी जवाबी कार्रवाई होगी और पूरे खित्ते के तमाम अरब ममालिक या कम से कम जो पर्शियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है पीजीसीसी, उसके मेंबर्स मिलकर तो कम से कम एक्शन लें। समिट होने वाली है, फिर बयानात दिए जा रहे हैं, स्टेट फ्यूनरल हुआ है, बड़े-बड़े पैमाने पर इसको इसको अहमियत जी। दी जा रही है। खुद जनाज़े की नमाज़ में पहुँचे कतर के जो अमीर हैं और ये आमिर पैगाम उन्होंने देने की कोशिश की कि हम हमास को नहीं छोड़ेंगे। कहीं न कहीं ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की। जी हाँ, बिल्कुल, तो फ़र्क बहुत बड़ा दोनों हमलों के बीच में हमलों की खुद हमले में बहुत फ़र्क है। फिर हमले यानी किस जगह हमला हुआ, किसने किया, किस चीज़ पर किया? ईरान ने एक फ़ौजी बेस पर किया। अभी इज़राइल ने सिविलियन एरिया इत्तला देकर बताकर किया, इज़राइल ने नहीं बताकर किया। दूसरी बात ये कि उसके नुकसान क्या हुए वो भी सामने है और उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल और रिएक्शन कतर का है, उसमें भी बहुत फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं। वही इसकी अहमियत को देखते हुए, ये भी मैं इज़ाफ़ा कर दूँ कि ये हमले के बाद से ईरान की जो हुक्मरान हैं, उनकी तरफ से मुसलसल बयान आ रहे हैं। उन्हीं ने इस हमले की मज़म्मत की है और अपना पूरा समर्थन और साथ का ऐलान किया है कि हम कतर के साथ हैं इस ज़ुल्म के सिलसिले में। देखिए खान साहब देखिए जो हुआ है इस हमले में, मैं वही कह रहा हूँ कि ख़ेमे के अंदर हमला हुआ है। ख़ेमे के सरगने ने अपने ही एक छोटे लेवल के एक रुकन और मेंबर के ऊपर हमला किया है, जबकि वो पूरी तरह से खिदमत कर रहा था। कोई उसने सरकशी नहीं की थी, कोई बगावत नहीं की थी कतर ने इस ख़ेमे के अंदर, इस निज़ाम के अंदर। जो उसको रोल सौंपा गया जी, है, मुख्तलिफ़ किस्म के रोल, पैसा दो, हफ़्ता दो, हमें खुश करो, हमारी तरफ से नेगोशिएशन करो, वग़ैरह-वग़ैरह जो भी है। हमारा हमारा सबसे बड़ा जो फ़ौजी अड्डा है, उसको अपने यहाँ जगह दो, सब कुछ वो कर रहा था। लेकिन उसके बाद ये हुआ है, ये बहुत बड़ा ज़लज़ला है और ये जो आप देख रहे हैं जी, और हम लोग सब इस वक़्त देख रहे हैं कि इतने सारे ममालिक नाराज़ हैं। मिस्र नाराज़ है, टर्की नाराज़ है, इजिप्ट नाराज़ है, सऊदी अरब से नाराज़गी के इतने सख्त बयान वग़ैरह आ रहे हैं। ये दर हकीकत खान साहब ये एक खौफ और डर की ये निशानी है कि अगर ये हुआ है कतर के साथ, तो हमारे साथ भी हो सकता है। और हमने अपने आप को यानी हर मुल्क ये सोच रहा है। हुँ, हर मुल्क ये सोच रहा है हमने अपने आप को ऐसा बना हुँ, लिया है कि हमारे पास कोई ताकत और क़ुव्वत हकीकत में है नहीं मुकाबला करने की और जवाब देने की। ये बात कहाँ तक जाएगी? अगर कतर से शुरू जी, हुई है, तो कल किसी और की बारी आ सकती है और किसी ने अपने आप को इस लायक छोड़ा नहीं है कि वाक़ईन इसका क्योंकि अपने आप को जोड़ लिया इस ख़ेमे से पहले से ही अपने आप को जोड़ लिया इस ख़ेमे से। तो ये जी। बड़ा मसला वो है। अरब देश तो यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद अमेरिका पर निर्भर हैं, उसी पर डिपेंड पूरी हैं। तरह से निर्भर है पूरी तरह से निर्भर है और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर रकम देते हैं। दर हकीकत एक तरह से देखा जाए तो जैसे हमारे शहरों में, दुनिया भर में ये अफ़सोसनाक तरीक़ा है कि हर मोहल्ले में बदमाश होता है, उसको हफ़्ता दिया जाता है ताकि वो सताए ना और वो दूसरे बदमाशों से मिसाल के तौर पर अगर हैं दूसरे बदमाश तो उनसे हिफ़ाज़त और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। उस सिस्टम के तहत ये ममालिक बहुत बड़ी-बड़ी दौलत का अपना हिस्सा जो है वो बहुत देते रहते हैं। यानी ये निज़ाम कायम हो चुका है कई द दिहाइयों से, डेकेड से। अब इसके अंदर
ये भी मैं एक बात वाज़ेह कर लूँ कि इसकी अहमियत इस हमले की इस ज़ाविये से भी है, क्योंकि ये इस खित्ते के लोगों के लिए ख़ासकर, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक मज़ीद बेदारी का भी एक कदम है। यानी शऊर और फ़हम और अंडरस्टैंडिंग उनकी इससे बढ़ रही है। यानी ये समझ में आ रहा है जी। कि अब तक ये तो वाज़ेह हो गया था, एक अरसे से, ख़ास तौर पर पिछले 2 साल से। हमारे बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ उर्दू जानने वाले भी हैं, कुछ हिंदी समझने वाले भी हैं, तो हम लोग हिंदुस्तानी में ज़्यादा बात करते हैं। तो कहीं न कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि एक जागरूकता का माहौल उस पूरे क्षेत्र में पैदा जी, हुआ है इस हमले के बाद, और जी हाँ, लेकिन ये जागरूकता बिल्कुल। उन लोगों के लिए आई है जो कि हुक्मरान हैं, जो कि शासन कर रहे हैं, या फिर उनके लिए आई है जो कि जनता है, अवाम है? मेरे ख़्याल से दोनों के लिए आई है। वैसे इस मामले में जो जनता है उसकी वो ज़्यादा जागरूक थी पहले से। यानी जागरूकता एक सफ़र है, एक दिन में वाक़ई नहीं, एक दिन में नहीं होती है, एक कदम ब कदम आगे बढ़ती है। तो इस एतबार से जी, जनता आगे है, पहले से ही अपने हुक्मरानों से, शासकों से आगे है और उसमें और आगे बढ़ी है। और जो उनके शासक हैं और हुक्मरान हैं जो उनसे पीछे थे, वो भी थोड़ा आगे बढ़े हैं, समझ में और जागरूकता में। जी, लेकिन ये तसव्वुर था कि जिनमें कीमत अदा करने का जज़्बा नहीं है, जो चाहते हैं आराम की ज़िंदगी गुज़ारना, उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो अमेरिका और इज़राइल की बर्तरी को और उसके लीडरशिप को कबूल करें और उनके ख़ेमे में आ जाएँ, वहाँ उनको सुकून और चैन की ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन वो चीज़ अब चैलेंज हो गई है यहाँ पे, बहुत बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। एक सवाल ये था कि फिर इस्राइल ने, आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं एक जागरूकता आ गई इस हमले के बाद से, यानी इस्राइल ने गलत जगह हाथ डाल दिया, इससे हम कह सकते हैं, या उसने गलत पंगा ले लिया। लेकिन आखिर इस्राइल ने ऐसा क्यों किया? वो क्या दिखाना चाहता था? जी, अहम सवाल है, ये अहम सवाल है। देखिए, मैं एक मिसाल के, एक उदाहरण के ज़रिए जो है इसको ज़रा स्पष्ट करना चाहूँगा। मान लीजिए कि कोई जाता है कहीं पर किसी गाँव में, देहात में और वहाँ पर ज़मीन को अपना कब्ज़ा जमा लेता है। किसी के खेत का इतना लिया, किसी और के खेत का उतना लिया, इस तरह करके कई लोगों के खेत में से कुछ ज़मीन हड़प कर एक अपने लिए एक ज़मीन का एक हिस्सा बना देता है और उसपे वो खेती शुरू कर देता है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ के लोग तो उसको पसंद करेंगे नहीं, लेकिन वो दादागिरी के बिना पर, मान लीजिए शायद उसका किसी बड़े नेता से उसके ताल्लुकात हैं वग़ैरह, उसके बिना पर अपनी दादागिरी पर वहाँ पर अपना गुज़ारा कर रहा होता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी दिन उसको ये पता चलता है कि उसके उसके खेत में जो फ़सल है, उसमें कीड़ा लग चुका है। एक हिस्से में कीड़ा लग गया, अब ये फैलने वाला है, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। अब अगर यानी वो बर्बादी की तरफ उसका खेत जा रहा है, पूरी तरह से जा रहा है। अब वो मान लीजिए कि पड़ोस की जी, भैंस को जो है, वो उसको मान लीजिए उसको चोट पहुँचा देता है। पड़ोसी में का जो खेत है, उसके एक हिस्से में आग लगा देता है। और एक और पड़ोसी का ट्रैक्टर है, उसमें जो है तोड़-फोड़ कुछ कर देता है। ये सब करने से सबकी तवज्जो जो है वो चली जाएगी अलग-अलग टॉपिक्स पर। आज कोई बात कर रहा होगा कि भई वो भैंस मार दी गई, कल जो है वो कुत्ते की बात होगी, परसों ट्रैक्टर की बात होगी, किसी का शायद घर भी वो जला दे। ये सब तवज्जो सबकी इस तरफ जाएगी और लगेगा कि जैसे ये बहुत ताकतवर इंसान है। लेकिन ये सब कुछ वो करता रहेगा, लेकिन उसके खेत में जो घुन लग चुका है, कीड़ा लग चुका है, वो तो फैलता ही जा रहा है। वो तो फैलता ही जा रहा है और उसे ये पता है। उसकी ये कोशिश है कि इधर-उधर कुछ हाथ मार के, मुँह मार के, इस तरह से हंगामा करके, मैं किसी तरह अपना जो मेरा पावर और इक़्तिदार, मेरा दिन-ब-दिन मेरा दबदबा ख़त्म हो रहा है, मैं किसी तरह इस पर पर्दा डालूँ और दिखाऊँ कि मैं अभी भी इस इलाके का सबसे बड़ा बदमाश और दादा हूँ। एक तरह से जो अमरीकी-इज़राइली निज़ाम जितना ज़्यादा पिछले 2 सालों में अपने इस किस्म की हरकतों को बढ़ाता जा रहा है, ये दर हकीकत पर्दा डालने की कोशिश इस बात पर है कि बुनियादी तौर पर उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसकती जा रही है और बहुत ही नज़दीक है वो दिन कि जब इनको इस खित्ते से, यानी मगरिबी पश्चिम एशिया से निकलना पड़ेगा। ये सब पर्दा डालने की कोशिशें हैं, लेकिन ये सब बैकफ़ायर कर रही हैं। जैसे कि अभी हमारी गुफ्तगू रही, खुद हुँ, ये हमला मान लीजिए अगर ये हमास के कमांडर्स को शहीद करने में, मारने में अगर कामयाब भी हो जाता, तो भी ये बैकफ़ायर करता उनके लिए, क्योंकि जो उन्हीं ने
अपने खेमे के अंदर हमला करके इतने सारे लोग जो वफ़ादार थे उनके, हुक्मरान ख़ास तौर पर जो उनके साथ वफ़ादारी करते थे, उन्हें मजबूर किया है कि वो अब सोचें कि आगे फ्यूचर क्या है और बहुत डरे हुए हैं हुक्मरान। हुक्मरान की ज़बानों से गुस्से के अल्फ़ाज़ आ रहे हैं कि वो गुस्से में हैं। लेकिन वो गुस्से से ज़्यादा वो खौफ़ की हालत में, क्योंकि उन्हें और कोई तर्ज़ ज़िंदगी, लाइफ़स्टाइल और अपना फ्यूचर उन्हें आता नहीं है, सिवाय इसके कि इस ख़ेमे में वो ख़िदमत करें। अब जब वो देख रहे हैं कि ये ख़ेमे का सरगना खुद इस ख़ेमे को बर्बाद करने पर और तहस-नहस करने पर तुला हुआ है, तो वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत डर और खौफ़ का एहसास कर रहे हैं और ये बैकफ़ायर कर रहा है। ये बैकफ़ायर करेगा। हाँ, ये कि कतर एकदम से हमला कर देगा इसराइल पर, सऊदी अरब हमला कर देगा, ये तो नहीं होने वाला है। ये इतने शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म जी, के जी। जो इसके असरात हैं, वो इस हुँ, हुँ। ख़ेमे को अंदर से खोखला कर रहे हैं और नाबूदी की जानिब ले जा रहे हैं। और ये सब धमाके, ये हमला, वो हमला, यहाँ मुँह मारना, यहाँ पर बमबारी करना, ये कर देना, ये सिर्फ़ पर्दा डालने की कोशिश है उस ट्रेंड पर जो दिन-ब-दिन और आगे बढ़ता जा रहा है और वो है अमेरिका और इसराइल के पावर, इक़्तिदार और दबदबे में दिन-ब-दिन कमी हो रही है। जी। ये तो बात हो गई कतर पर ताज़ा हमले की इस्राइल के। अब मैं ज़रा ईरान के मौज़ू पर आता हूँ, ईरान के विषय पर आता हूँ। आप खुद ईरान में मौजूद हैं, वहाँ के तमाम तरह के सियासी हालात को भी देख रहे हैं, समाजी हालात को भी देख रहे हैं, जो कुछ भी वहाँ चल रहा है, आपकी नज़रों के सामने है। मेरा ये सवाल है ख़ास तौर से कि आखिर जो आईएईए को लेकर के ईरान का जो एक परसेप्शन बना था, इन 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने आईएईए को गद्दार तक कह दिया था, ख़ास तौर से उसके जो चीफ हैं, उन्हें गद्दार तक कह दिया था, उनके खिलाफ वहाँ की संसद ने आईएईए के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया था, हालाँकि वो प्रस्ताव ऊपर और मंज़ूर नहीं हुआ, मतलब जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी काउंसिल में मंज़ूर नहीं हुआ। लेकिन अब ईरान फिर नया एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है या कर चुका है। क्या तय पाया गया है? तो ईरान की आवाम उसमें क्या सोच रही है, वहाँ की हुकूमत क्या सोच रही है और अचानक से ईरान ने जो ये यू टर्न लिया है आईएईए को लेकर के, उसको हम कैसे देखें? जी। जी, अहम और ये महत्वपूर्ण एक विषय है और ज़रा पेचीदा है। इसको समझना पेचीदा है। मैं कोशिश करूँगा कुछ हद तक कम से कम इसको जी, बिल्कुल। वाज़ेह और करूँ मेरा और पूछने स्पष्ट का करूँ मकसद भी आपको। आपसे यही था, क्योंकि ये विषय इतना पेचीदा है कि आप इसे आसान भाषा में, सरल लफ्ज़ों में हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए ताकि हम सब समझ सकें इसे। जी, मैं कोशिश करूँगा लेकिन इसकी पेचीदगी इतनी है कि शायद हर गोशा इसका वाज़ेह ना हो सके। एक हद तक मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं स्पष्ट करूँ दर्शकों के लिए। देखिए, ईरान का जो ये परमाणु मसला है, न्यूक्लियर फ़ाइल जो ईरान की है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो समझते हैं इस विषय को, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्ट्रैटेजिक और जो सियासी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो समझते हैं, ईरान चाहे वो ईरान के अंदर हों, चाहे वो ईरान के बाहर हों, वो समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक फ़ेक मसला है। यानी क्या? जी, बुनियादी तौर पर जो पिक्चर पेश की जा रही है कि एक मुल्क है जो परमाणु हथियार बनाना चाह रहा है और वो परमाणु हथियार बनाने को अगर वो बना लेगा तो वो बहुत बड़ा खतरा होगा और वेस्टर्न ममालिक उसको रोकना चाह रहे हैं ताकि इस तरह से दुनिया को वो बचा सकें और वो जो है बड़ा चालाक है, बड़ा तेज़ है, वो किसी तरह से वो बनाना ही चाह रहा है। इस ये जितने मैंने अभी जितने जुमले कहे हैं, जितने वाक्य कहे हैं, सब जो हैं वो फ़ेक हैं। और ये आज ये झूठ नहीं कायम किया गया, ये तकरीबन 25 साल से इस पर काम चल रहा है या शायद उससे भी ज़्यादा। अब ये क्योंकि अब तक जी, इन तमाम दावों के लिए कोई दलील नहीं पेश की गई है, सिवाय ये कि वेस्ट के हुक्मरानों का और मीडिया का ऐसा कहना है। कोई ठोस दलील इनमें से किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ इसके बरखिलाफ इस इन तमाम जी, दावों के गलत होने के लिए बहुत सारी दलीलें पिछले 25-30 साल में आ चुकी। तो ये एक बैकग्राउंड के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ। अब ईरान क्योंकि सवाल आपका ईरान के फिलहाल के फैसलों के बारे में है, आईएईए से मुताल्लिक़, तो मैं अब अगली बात कहता हूँ, स्पष्ट करने के लिए। क्योंकि ईरान जी, समझता है कि ये बुनियादी तौर पर एक एक रियल इश्यू और जेन्युइन इश्यू नहीं है, बल्कि इसमें बनावटी जो इसकी पूरी बुनियाद ही बनावटी है, वो ये समझता है।
तो उसके सामने 2 ऑप्शन रहे, आज से 25-30 साल पहले से ही 2 ऑप्शन रहे। एक ऑप्शन उसका ये रहा कि ये सब झूठ है, वो ये कह सकता था, ये अप्रोच ले सकता था। ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, हम इस पर बात ही नहीं करेंगे, ये तो सब झूठ है, आपके पास कोई दलील नहीं है, जाओ, हमें कुछ बात नहीं करना है, कोई ज़रूरत ही नहीं, जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम यानी ये एक अप्रोच हो सकता है। लेकिन इसमें 2 नुकसान हैं। एक तो ये कि जो मीडिया और बल्कि बहुत सारे जो जी। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएँ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस या खुद आईएईए, इस हद तक ये वेस्ट के कंट्रोल में रहे हैं कि ये अप्रोच अगर लिया जाता, तो ये तमाम संस्थाओं को और मीडियाओं को इस्तेमाल करके ईरान को इस मसले पर पूरी तरह से, बुरी तरह से कॉर्नर किया जा सकता था, गरचे पूरा बेबुनियाद होता। कोई पहली बात तो है नहीं। 2003 में इराक के ऊपर को कैसे कॉर्नर किया गया और उस पर हमला किया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नाम की एक बेबुनियाद दावे पर, कि तमाम मीडिया ने, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मिलकर एक झूठ को ऐसा पेश किया कि उस देश पर हमला हुआ। मैं उस देश के हाकिम की कोई हिमायत नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ही ज़ालिम था सद्दाम, लेकिन बहरहाल एक आज़ाद देश के ऊपर हमला हुआ जो अपने आप में एक जुर्म था। ईरान ने ये देखा कि अगर वो ये अप्रोच लेता है कि कहे कि जाओ ये सब बेबुनियाद बातें हैं, हम क्यों इस पर गुफ्तगू इसमें हम क्यों नेगोशिएशन करें, क्यों करें क्योंकि बात में कोई दम ही नहीं है। तो ये एक खतरा है। दूसरा, ईरान ने ये भी जी। देखा, ये अगर ये सामने से इतना फेक नैरेटिव का जाल जो है वो बुना गया है और इस तरह से कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इसमें हम कोई मौका नहीं ढूँढ सकते कि हम भी आएँ और इस नेगोशिएशन में हम एंटर हो जाएँ और इस तरह से कुछ अपने हुँ, हुँ। मकासद और उद्देश्य हासिल कर लें? जैसे क्या? जैसे ये कि हम जब इस तरह नेगोशिएशन में दाखिल होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें दुनिया के सामने मीडिया इतनी आसानी से वो फेक टेररिज़्म और वो मुल्ला और वो दुनिया को नष्ट करने वाले लोग हैं, ये सब इतना आसानी से कर नहीं पाएगा। दूसरी बात, हम खुद अपने दुश्मनों के ख़ेमे में, यूरोप, अमेरिका वग़ैरह में, हमें कुछ जी। मौके मिलेंगे हुँ, इनके दरमियान फूट डालने और इख्तिलाफ़ पैदा करने का। और तीसरी बात, हम वो हुँ। चीज़ जो हम हासिल ही नहीं करना चाहते, यानी ईरान हासिल ही नहीं करना चाहता परमाणु हथियार, हम ये बनावटी तौर पर ये कह कर के चलो ठीक है, हम तुम्हें खुश करने के लिए परमाणु हथियार नहीं बनाएँगे, आओ बदले में हमें क्या दे रहे हो? इस तरह से कुछ हासिल भी कर देगा बगैर कुछ गँवाए हुए, क्योंकि हकीकत में तो वो बनाना ही नहीं चाहता है, ये परमाणु हथियार। हुँ। तो इस तरह से एक बहुत ही पेचीदा शतरंज की बाज़ी ये चलती आई है 20 से 25 साल में न्यूक्लियर फ़ाइल को लेकर। अभी जो हाल ही में, अब जी। आपके सवाल की तरफ मैं आ रहा हूँ। अभी जो हाल ही में ये खबर आई है कि एक नया एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अलबत्ता उसके अभी तक जुज़ियात और डिटेल्स सामने नहीं आए, लेकिन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है ईरान और आईएईए के दरमियान कि ये इसी संदर्भ में और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमको इसको देखना चाहिए इस लंबी शतरंज की बाजी को लेकर, कि अब इसमें ईरान अपने आप को और ज़्यादा जी। पावरफुल देख रहा है। पहले के मुकाबले में इसी बाजी को आगे बढ़ाने में हुँ, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल देखता है। क्यों? सबसे पहले तो दुनिया की नज़र में अब वाज़ेह हो गया है कि वो मज़लूम है इस मामले में। उसके परमाणु केंद्र पर बगैर किसी जवाज़ के, किसी हक़ के हमला किया गया है। ये वाज़ेह हो गया है। ये उसके लिए हुँ। पब्लिक ओपिनियन की दुनिया में बहुत उसको पावरफुल करता है। उसके पास अब ये हक़ आ गया है कि वो जी। आईएईए को खुलकर आँखों में आँखें डालकर कह सकता है कि तुमने जासूसी की और तुमने हमारे साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन दी है अमेरिका को, और आईएईए और उसके आका जो पीछे हैं, उन्हें दबना पड़ रहा है इस बात की वजह से। तो वो अपने आप को और पावरफुल देख रहा है। तीसरी बात, उसने अब तय किया है, और ये मैं इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, मैं अभी टाइम नहीं लूँगा दर्शकों को। उसने तय किया है कि अपने परमाणु फ़ाइल को लेकर अब वो एक इब्हाम और एम्बिग्विटी कायम करेगा, यानी स्पष्ट नहीं होने देगा कि हक़ायक़ क्या है। ये जो नई एग्रीमेंट हुई है, ईरान ने वाज़ेह कर दिया है। इसके तहत अभी गरचे उसकी डिटेल सामने नहीं आए हैं, हुँ। ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि इसके अंदर किसी भी तरह के इंस्पेक्शंस जो परमाणु केंद्र हैं, जिन पर हमला हुआ या जिन पर हमला नहीं हुआ, वहाँ पर दोबारा से इंस्पेक्शन शुरू करने की अभी हमने कोई अनुमति नहीं दी है। ये भी स्पष्ट हो गया है। और ये इनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है, नहीं है, क्या है, कितना हुँ। डैमेज हुआ उन 3 मरकज़ पर, केंद्र पर, ये सब कुछ को अब ईरान जानबूझकर
एक धुएँ के तहत, एक एम्बिग्विटी और इबाहम के तहत रख रहा है, ताकि किसी सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आए और कोई इन्फॉर्मेशन देने के बदले में भी वो कुछ तलब कर सके। अच्छा तुम जानना चाहते हो डैमेज कितना हुआ? तो आओ हमारी फलाँ पहले बात मानो। अपने आप को हर एतबार से बाला और ऊपर बनाता जा रहा है। तो ये अब एक नए एतबार से ये जी। काम शुरू हो रहा है। ईरान के अंदर इस हुँ, हुँ। रवैयों को लेकर मुख्तलिफ नज़र हैं। एक डेमोक्रेसी है, अलग-अलग यहाँ के जो नेता हैं और यहाँ की जो जनता है, कुछ इससे खुश हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं इतना भी नहीं करना चाहिए वगैरह-वगैरह अलग-अलग किस्म की नज़र है, लेकिन ये जी, अप्रोच लिया गया। बिल्कुल। लेकिन जब ईरान के ऊपर इस तरह से हमले हुए, जैसा कि खुद आपने बताया कि बिना कारण के उसके न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमला किया गया, तो फिर अब ईरान को नहीं चाहिए कि वो एनपीटी को छोड़ करके अपना परमाणु बम, अपना जो न्यूक्लियर बम है, एटम बम है, वो बना ले? देखिए, ये एक अहम सवाल है और ये पिछले जून के महीने से ये मुसलसल पूछा जा रहा है और बल्कि कई लोगों ने तो ये कहा कि हुँ, कि भई ईरान को बना लेना चाहिए कि लोगों ने खुलकर जो है वो प्रार्थना की और दरख्वास्त की कि भई बना लीजिए अगर आप अपनी खैर चाहते हैं, तो अब तो आपको बना लेना चाहिए। ये सब बातें कही गई। जी, तो इस सिलसिले में देखिए मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। वो ये कि एक तो ये कि सवाल ये है कि क्या ईरान में ये तकनीकी क्षमता है बनाने की? तो सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ है। वो तकनीकी क्षमता एक लंबे अरसे से आज हुँ, नहीं कई सालों से ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी है बनाने की, किसी परमाणु बम बनाने की। एक नहीं कई सारे बनाने की। दूसरी बात, क्या उसके जी, पास कोई कानून उसको इजाज़त देता है, एनपीटी का मेंबर है, तो वहाँ पर भी आप जानते हैं कि एनपीटी का मेंबर अगर कोई है, तो वो एनपीटी से इस्तीफ़ा भी दे सकता है। इस्तीफ़ा देने के बाद फिर वो बना सकता है। तो उसमें कोई गैर कानूनी काम भी नहीं है। तो ये भी दरवाज़ा खुला है ईरान के पास। तीसरी एक मुश्किल या अड़चन हो सकती थी परमाणु बम बनाने में कि भई अगर परमाणु बम बना लेगा, तो दुनिया में जो इस्लामोफ़ोबिया का माहौल है, जो ईरानोफ़ोबिया का माहौल है, तो उसके तहत इसको और आड़े हाथों लिया जाएगा, दबाव में लिया जाएगा। लेकिन ये जून के महीने में जो 12 रोज़ा जंग हुई, इसने इस रुकावट और अड़चन को भी ख़त्म कर दिया और दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब खुद चाह रहा है कि ईरान बना ले। तो उस आबादी का हिस्सा कहेगा कि हाँ, क्यों नहीं? अच्छा किया। तो जो अड़चनें और रुकावटें ईरान के रास्ते में थीं, हुँ, हुँ, वो या तो नहीं थीं या जो एक थी वो भी ख़त्म हो गई ये 12 रोज़ा जंग की वज़ह से। इसलिए ईरान बना सकता है। जी, कोई अब ख़ास रुकावट नहीं है ईरान के आगे ये बनाने में। लेकिन जी, मेरा ये मानना है कि इसके बावजूद भी ईरान नहीं बनाएगा। और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये कि ईरान का जो निज़ाम है, हुकूमत का जो सिस्टम है, वो क्योंकि मज़हबी बुनियादों पर है, इस्लामिक मज़हबी प्रिंसिपल्स पर कायम है और उसके मुताबिक हुँ, अमल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ के जो उलमा हैं, ख़ास तौर पर खुद आयतुल्लाह ख़ामेनेई, इमाम ख़ामेनेई, उनका ये मानना है कि ये चीज़ जायज़ नहीं है और ये अगर कोई ऐसा बम बनाता है तो उसने गुनाह किया है। उसने जो है एक जी, पाप किया है और कोई भी ताकत पाप के करके हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि सारी ताकत का असल सोर्स जो है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह को क्या का पाप करके ये मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी किस्म की ताकत को हासिल करें। अगर करेंगे भी तो वो 2-4 बिल्कुल, दिन की जी, होगी, उसके बाद फिर ज़िल्लत और शिकस्त है। ये सोच यहाँ पर सीरियस है। साथ ही में ईरान ये भी तो देख रहा है कि जो परमाणु बम रखने वाले ममालिक हैं, जैसे इसराइल खुद, उनका परमाणु बम उनके क्या काम आया? ईरान ने इस तरह जो है इसराइल की मिट्टी पलीद की जून के महीने में कि सारे परमाणु बम क्या काम आए। या दूसरी तरफ आप रशिया को देख लीजिए, जी, रशिया के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु बम है, अमेरिका से भी ज़्यादा है। लेकिन आए दिन मॉस्को के जी, अंदर ड्रोन से हमला होता है। परमाणु बम हर जगह काम नहीं आते हैं। तो ईरान ये हुँ, भी हुँ, देख रहा है कि परमाणु बम को जो पेश किया जाता है कि अगर परमाणु बम होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो कोई आँख उठा के भी नहीं देख सकता, तो ऐसा तो नहीं है ना। रशिया को देख लीजिए, बिल्कुल, इसराइल को खुद देख लीजिए क्या उसके साथ हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है। तो ये भी हुँ, हुँ, चीज़ें रख रहा है और आखिरी में बस एक बात इस सिलसिले में कह दूँ, क्यों मुझे लगता है कि ईरान इस सब के बावजूद फिर भी नहीं बनाएगा। देखिए, ईरान का जो विज़न है, जो मकसद है, वो आम देशों से हटकर है। आम देश हमेशा अपना बस फ़ायदा देखते हैं जी, और देखते हैं कि हम कैसे जीत जाएँ कोई मुकाबला नहीं, ईरान का इसके आगे है।
ईरान आगे एक सिविलाइजेशन और तमद्दुन को कायम करना चाहता है, जिसके लिए कई नस्लों का टाइम चाहिए। उसके लिए उसको अपना हर कदम ऐसे उठाना है कि दुनिया के बाकी लोग उसे पसंद करें, उस पर भरोसा करें, उनके दिल उसकी तरफ झुके और वो ये महसूस करता है कि वो जंग के मैदान में अपने दुश्मनों को परमाणु हथियार बनाए बगैर हरा सकता है। और इसलिए वो परमाणु बम बनाकर वो बदनामी नहीं मोल लेगा कि लोग कहें चलो लीजिए आप भी जो है दूसरे बदमाशों की तरह निकले कि आपने भी वही बम बना लिया कि जो अगर कभी भी इस्तेमाल किया गया तो इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। तो वो इससे भी इस कलंक से भी जी। परहेज़ करना चाहता है। इसलिए मेरा मानना है कि वो इस सब के बावजूद फिर भी नहीं बनाएगा। बहुत अहम बात आपके ज़रिए सामने आई, चूँकि आप खुद ईरान में रह रहे हैं, तो ईरान अपना न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पीछे इस्लाम की भी वो मान्यताएँ हैं जो मानवीयता को सपोर्ट करती हैं, मानवता के लिए बात करती हैं। और खुद, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, तो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई भी अपनी किसी स्पीच में कह चुके हैं कि ये परमाणु बम, ख़ास तौर से न्यूक्लियर ताकत का तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊर्जा का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमाणु बम बनाना अपने आप में हराम काम है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। यही उनकी नज़र है कि ये एक हराम काम है और इसलिए ये काम अंजाम नहीं पाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहाँ के बल्कि एक नेशनल प्राइड का एक विषय बन चुका है। हर फ़ील्ड में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है आगे तरक्की के लिए और आगे जो है विकास के लिए। लेकिन परमाणु हथियार वो बिल्कुल हराम उनका बनाना, उनका इस्तेमाल करना वगैरह इसलिए जो है उसके खिलाफ यहाँ पर नज़र पाई जाती है। उसी के मुताबिक यहाँ पर अमल हो रहा है। यानी ये मुझे पता है कि कई सारे दर्शकों को ये स्वीकार करने में मुश्किल होगी कि कोई हुकूमती कोई सिस्टम है जो बाकायदा इंसानियत के उसूलों पर चलने की कोशिश कर रहा है, किसी धर्म के इंसानी उसूलों के का पाबंद है। क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसा देखा गया है और धर्म के नाम पर बहुत अधर्म हुआ है और आज भी हो रहा है। लेकिन बस मैं यही कह सकता हूँ दर्शकों के से कि आप आकर खुद देखें मसले को और रिसर्च करें, स्टडी करें। अगर दुनिया के कई सारे लोगों ने मज़हब और धर्म के नाम पर जो है सिर्फ़ अपना सियासी जो है फ़ायदा देखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो है इसी तरह से होता हो। हो सकता है कहीं पर खुलूस और एक्सेप्शन भी पाया जाता हो। अब ईरान की जो एक फॉरेन पॉलिसी है, जिसका हिस्सा हैं मुकावमती तंजीमें या रेजिस्टेंस फोर्सेस, ये हम सभी जानते हैं कि ईरान की वो बड़ी ताकत है मिडिल ईस्ट में फैले उनके जो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, और जिन्हें वेस्ट या पश्चिम प्रॉक्सी कहता है ईरान के। उसमें से एक है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को जिस तरह से इस वक्त डिसआर्म करने की बात चल रही है, उसे उसके हथियार डलवाने की बात चल रही है, लेबनान की सरकार उस पर प्रेशर बना रही है, ईरान खुद दौड़ा-दौड़ा गया, ईरान के जो सुप्रीम काउंसिल है वहाँ की, उसके जो सेक्रेटरी हैं अली लारिज़ानी, वो गए। तो कहीं न कहीं ईरान इसमें एक्टिव है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह को लेबनान की सरकार हथियार डलवाने के लिए प्रेशराइज कर पाएगी? क्या हिजबुल्लाह झुकेगा, या फिर ईरान इस जंग को भी जीतेगा? जी बहुत अहम सवाल है। इस वक़्त लेबनान के हालात बहुत नाज़ुक हैं और बहुत ख़तरनाक मोड़ पर वहाँ उस छोटे से मुल्क को छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मुल्क को पहुँचा दिया गया है। ये बात सही है। ये जो मुख्तलिफ़ तंज़ीमें हैं, ये जो रेज़िस्टेंस के ग्रुप्स हैं, ये ईरान की ताकत बाद में है। सबसे पहले ये अपने-अपने मुल्क की ताकत है। हिज़्बुल्लाह बुनियादी तौर पर लेबनान की सबसे जी। बड़ी जो हुँ। है वो सैनिक ताकत है। यानी ये वहाँ की ऑफ़िशियल सेना नहीं है, लेकिन उसकी ऑफ़िशियल सेना से ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा और बड़ा ये उसका हिजबुल्लाह जो दुनिया की सबसे बड़ी भी जो है गैर सरकारी आर्म फोर्स है। जी, शायद तादाद के एतबार से, संख्या के एतबार से सबसे बड़ी ना हो, लेकिन ताकत के एतबार से, असर के एतबार से इसमें कोई शक नहीं कि ये सबसे बड़ी गैर सरकारी फ़ोर्स है। और सिर्फ़ इसमें फ़ौजी धड़ा नहीं है, इसके अंदर एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, हेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा है। रिकंस्ट्रक्शन क्योंकि बार-बार इसराइल ने जो है बर्बाद किया है लेबनान के मुख्तलिफ़ हिस्सों को, उसको बार-बार रिकंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें खुद हिज़्बुल्लाह का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अपने आप में एक पूरा ज़िंदगी का एक पूरा सिस्टम और निज़ाम है ये, ना सिर्फ़ ये कि एक फ़ौजी तंज़ीम हो। तो सबसे पहले तो ये ताकत खुद लेबनान के लिए है, ईरान के लिए हो या ना हो वो एक बात का मसला है।
और इस वक़्त इस ताकत को यानी लेबनान की ही हुँ, हुँ। इतनी बड़ी ताकत को लेबनान के हुक्मरान का एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो उनके लीडर्स का है, वो दबाव में लिए हुए और वो क्यों लिए गए? कोई छुपी हुई बात नहीं है, राज़ नहीं है ये, वाज़ेह एकदम। अमेरिका ने दबाव डाला है लेबनान के हुक्मरानों पर और उस दबाव को स्वीकार किया है लेबनान के हुक्मरानों पर और फिर अब वो दबाव डाल रहे हैं हिज़्बुल्लाह पर कि अपना जी, असलहा, अपना जो हथियार है वो समर्पित कर लो और सब सिर्फ़ इस देश में सिर्फ़ फ़ौज के पास होना चाहिए असलहा। जबकि खुद ये हुकूमत, ये हुक्मरान, ये कभी इन्होंने फ़ौज को डेवलप होने नहीं दिया है। आज अगर लेबनान की फ़ौज कमज़ोर है, तो उसकी वजह हिज़्बुल्लाह नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो हुकूमत ने कभी भी अपनी फ़ौज को डेवलप होने नहीं दिया है और उसकी भी दोबारा वजह अमेरिका का प्रेशर है क्योंकि अगर लेबनीज़ फ़ौज भी डेवलप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन वो इसराइल के लिए खतरा बन जाएगी। इसलिए उसको कभी डेवलप नहीं होने दिया। तो उस कमज़ोर फ़ौज को बाकी रहना जी। चाहिए हुँ, हुँ, उस कमज़ोर ऑफ़िशियल लेबनीज़ हुँ। आर्मी को बाकी रहना चाहिए, लेकिन जो मज़बूत लेबनीज़ फ़ोर्स है यानी हिज़्बुल्लाह, उसको ख़त्म होना चाहिए। इस नारे को और इस प्लान को लेकर आगे बढ़े हैं वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस और मंसूबा और वहाँ के कुछ हुक्मरान। क्या इसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी? जी। हुँ, इसमें हुँ। कामयाबी मिलने का मुझे तो कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें उनको कामयाबी मिलेगी। बल्कि पूरी जी। तरह से यही लेकिन चांसेज़ जब नज़र आ रहे ऐसे हैं। समय में जबकि हथियार डलवाने के लिए डेडलाइन डिसाइड हो गई है और बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि कोई कामयाबी नहीं मिलेगी? जी हाँ। देखिए, लेबनान के अंदर सियासत इतना छोटा मुल्क है वो, लेकिन उसकी सियासत इतनी पेचीदा है कि बड़े-बड़े ममालिक की सियासत जो है उसके सामने जो है कुछ नहीं है, पेचीदगी में और कॉम्प्लिकेशन में। जी। इतने ग्रुप, हुँ, हुँ। इतने अलग-अलग कम्युनिटीज़, उसके इतने अलग-अलग ग्रुप्स और पार्टीज़, ये आर्म्ड ग्रुप्स और अनआर्म्ड ग्रुप्स, इतनी दूसरी हुकूमतों की उसमें मुदाखलत, अमेरिका, फ्रांस सऊदी अरब, इसराइल ईरान वगैरह मुख्तलिफ लोगों के अपने असरात हैं उस मुल्क, बहुत पेचीदा वहाँ है। तो अगर आप देखें, वहाँ पर चीज़ों को समझना मुश्किल काम है क्योंकि बयान और स्टेटमेंट कुछ होता है, लेकिन जी। पुश्त पर्दा जो है कुछ और चल रहा होता है। हुँ, हुँ। अब यही देख लें फिलहाल, ये जो डेडलाइन है का जो आपने ज़िक्र किया, डेडलाइन किस तरह से पहले ये डेडलाइन थी कि 31 अगस्त तक एक ऐसा प्लान आना चाहिए है कि 31 दिसंबर तक किस तरह से हिज़्बुल्लाह का असलहा पूरी तरह से उससे ले लिया जाएगा। ये जी। प्लान की तफ़सील और डिटेल तो आज तक सामने नहीं आई। हाँ, एक बयान आया सितंबर में कि हमने अब स एक ऐसा प्लान बनाया, वो प्लान क्या है, कहाँ है, किसी ने नहीं देखा। एक ऐसा प्लान बनाया है कि 31 दिसंबर तक पहला स्टेज पूरा हो जाएगा इस असलहा को लेने का। जो बात मुकम्मल जी। होने की बात हो रही थी हुँ, 31 हुँ। दिसंबर तक, अब हो कहा जा रहा है कि पहला उसका मरहला पड़ाव पूरा होगा। वो भी क्या है? जो साउथ का हिस्सा है, जो एकदम इसराइल के बॉर्डर से मिला हुआ है, लितानी नदी के साउथ और जुनूब में जो है, दक्षिण की तरफ जो हिस्सा है, वहाँ पर हुँ, हुँ। हिज़्बुल्लाह का कोई असलहा नहीं होगा। ये कब हासिल होगा? 31 दिसंबर। लेकिन खान साहब, इस इलाके से तो हिज़्बुल्लाह ने खुद 26 नवंबर 2024 के तहत का जो सीज़फायर लेबनान ने किया जी। था अमेरिका के हुँ, हुँ। सालसी और मुदाखलत के साथ, 26 नवंबर पिछले साल, उसी सीज़फायर के एहतराम में इस पट्टी को खाली कर दिया है। यानी वो हुँ, पट्टी हुँ। जो 1 साल पहले खाली हो चुकी है, अब उसको टारगेट के जी। तौर पर बयान किया गया है कि हम 31 दिसंबर तक हिज़्बुल्लाह से खाली करवाएँगे। अब आप हुँ, हुँ, देखिए हुँ। कितना पेचीदा है, यानी कहा कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। हुँ, हुँ, अलग-अलग हुँ। ग्रुप्स को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका को भी जी। खुश करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत पेचीदा और इसके अंदर एक और भी पहलू है। जी। इसी दरमियान ये लालच के तौर पर पेश किया गया वहाँ अ, लेबनान के हुक्मरानों को कि भई हम वर्ल्ड बैंक के ज़रिए रिकंस्ट्रक्शन करवाएँगे, बर्बादी जो तबाही की है इसराइल ने पिछले 2 साल में और आज तक करता आ रहा है, हम रिकंस्ट्रक्शन करवाएँगे। उसके लिए इतने में दो शायद $250 मिलियन की कोई फ़िगर का ऐलान किया है। और इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये इस लालच में वो अट्रैक्ट करें एक तादाद लेबनान के अवाम को। दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि ये रकम बहुत कम है। इससे 4 हुँ, गुना ज़्यादा रकम की ज़रूरत है और हम खुद इस रकम को अरेंज कर रहे हैं। और देखिए जब हिज़्बुल्लाह कहता है कि वो कर रहा है,
तो हिज़्बुल्लाह वो पार्टी है, वो ग्रुप है जो कह रहा है कि आज से पिछले 40-45 साल के अंदर कई बार लेबनान के कई इलाकों, शहरों और मोहल्लों को रिकंस्ट्रक्ट कर चुका है और वो कह रहा है कि अब हुँ, हम फिर करेंगे और उसके लिए हम $1 जी। बिलियन हम जमा करवा रहे हैं। तो ये हुँ, इसके हुँ, मुकाबले में भी अब बड़ा नैरेटिव आ गया है। तो मेरे ख़्याल से ये एक फिर दोबारा मैं शतरंज का लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि एक बहुत ही पेचीदा शतरंज की हुँ, हुँ, बाज़ी लेबनान में जारी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी शिकस्त होने वाली है मुकाविमत की, हिज़्बुल्लाह की। एक आखिरी जुमला लेबनान के बारे में अब हम जो भी बात करें याद रखें कि अब लेबनान का मसला सिर्फ़ लेबनान का मसला नहीं है। सब कुछ जुड़ा हुआ है कम जी। से कम 2 और चीज़ों से। सीरिया जब हुँ, से हुँ, हुँ, इज़राइल, अमेरिका, टर्की वग़ैरह के हाथों में आ गया है, दिसंबर 2024 से, हुँ, तो लेबनान में जो भी होता है उसका बहुत गहरा रिश्ता और नाता है सीरिया के हालात से। सिविल वॉर की कैफ़ियत सीरिया ऐसी पैदा की जाए कि सीरिया और लेबनान दोनों को अपने लपेट में ले, ये भी हुँ, कोशिश हुँ, जारी है। तो लेबनान के हालात बहुत गहरा रिश्ता और ताल्लुक़ रखते हैं सीरिया के हालात से और ज़ाहिर-सी बात है, फ़िलिस्तीन के हालात से तो हर चीज़ का बहुत ही गहरा रिश्ता और नाता है। तो बहुत ही बिल्कुल। पेचीदा हालात हैं, सख्त हालात हैं, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा चांसेज़ कामयाबी के हिज़्बुल्लाह के ही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने फ़िलिस्तीन का ज़िक्र किया और कहीं न कहीं सीरिया पर भी आपने बात कर ली और लेबनान और सीरिया कहीं न कहीं उनके मसले जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं उन सबको एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं उन्हें फँसाने की कोशिश की जा रही है। फ़िलिस्तीन पे आ जा रहा हूँ हमारी बातचीत का आखिरी मरहला, आखिरी दौर ये फ़िलिस्तीन में ख़ास तौर से गज़ा की बात कर लेते हैं। गज़ा पर इस वक़्त भी इसराइल के हमले जारी हैं। वहाँ से लोग अपना सामान समेटने लगे हैं, निकल रहे हैं। जो इसराइल और अमेरिका चाहते हैं, वैसा होना शुरू हो गया है, जिसे कुछ देश नरसंहार भी कह रहे हैं। अब तो अरब देश भी इसे नरसंहार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, इसराइल गज़ा को खाली करवा लेगा? ये जंग कब खत्म होगी? आज 2 साल से भी ज़्यादा का वक़्फ़ा, बस 2 साल होने जा रहे हैं अक्टूबर में। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से बुनियादी प्रश्न है क्योंकि ये सारे दूसरे टॉपिक्स और जो मौज़ूआत पर हमने अभी बातचीत की, ये एक तरह से सब जो हैं जुड़े हुए हैं फ़िलिस्तीन से, सब जुड़े हुए हैं फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीन इस वक़्त अ, वेस्ट एशिया का, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, बल्कि मैं ज़िम्मेदारी से ये भी कहूँगा इस वक़्त पूरी दुनिया का अहम तरीन, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय और मसला और मुद्दा बन गया है। और जी, कोई दूसरा मसला अब नहीं मिलता कि जो इससे डिस्कनेक्टेड हो पूरी तरह से और ये जो जो हम बात कर रहे हैं, चाहे कतर हो, लेबनान हो, ईरान हो, सीरिया हो, ये तो बहुत गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, फ़िलिस्तीन के मुद्दे से और मसले से। और आपने सही कहा, 2 साल से जो वहाँ पर बर्बरियत हम देख रहे हैं अमेरिका और इसराइल और उनके साथियों की जानिब से, ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह है, ये बहुत ही ज़्यादा ये एक ये काले पन्ने तारीख़ के ये हमेशा महफ़ूज़ रहेंगे। ये सब जंग ख़त्म होने के बाद और फ़िलिस्तीनियों की जीत के बाद भी ये सब महफ़ूज़ रहेगा। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि हमें हमें ज़रा गहराई से देखना चाहिए। जी, अगर अगर किसी इलाके में किसी के घर में के इलाके में, किसी मोहल्ले में पानी भर गया, सैलाब आ गया और जी। उसकी वजह से किसी इमारत की जो बुनियादें हैं और फाउंडेशन है वो खोखली हो रही है, वो गिरने वाली है कुछ देर में और वहाँ के रहने वाले मान लीजिए कि पटाखे छोड़ दें, आतिशबाज़ी छोड़ दें आसमान में, तो सब लोग हुँ, हुँ, ऊपर की तरफ देखने लगेंगे, सब कहेंगे अरे वाह! क्या ज़बरदस्त पटाखे हैं, क्या आतिशबाज़ी है। लेकिन क्या इससे उस हकीकत में तब्दीली कोई आती है कि वो इमारत कुछ देर बाद ढहने वाली है, गिरने वाली है? नहीं, उसमें कोई हुँ, तब्दीली नहीं आती। जो रोज़ाना ये बर्बरियत हो रही है गज़ा में और वेस्ट बैंक में भी, वेस्ट बैंक की खबरें कम आती हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। बेदखल किया जा रहा है, मुख्तलिफ मज़ालिम वहाँ पर भी हो रहे हैं। जो हो रहा है जी। फ़िलिस्तीन में, ख़ास तौर हुँ, पर हुँ, गज़ा में, ये हकीकत को चेंज नहीं कर सकता कि इसराइल और उसके अमरीकी आका दिन-ब-दिन और कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। जिन लक्ष्य जी। और उद्देश्य को लेकर वो जंग को उन्हीं ने छेड़ा है, जब से उन्हीं हुँ, ने हुँ,
याद रखिए कि 7 अक्टूबर को पहल की है फ़िलिस्तीनियों ने, लेकिन जी। 8 अक्टूबर के से ही बल्कि 9 अक्टूबर नेतन्याहू का बयान है इस सिलसिले में, 9 अक्टूबर 2023 कि जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका मकसद जो था वो इसका बदला लेना नहीं था, वो तो उन्हीं ने देखा कि हमें उन्हीं की उनकी सोच में हमें एक ऐसा बहाना मिल गया है कि जो हमारे ख्वाब थे, हमारे सपने हैं, हम उनको साकार कर सकते हैं। इस जी। पूरे पश्चिमी एशिया के पूरे खित्ते को हम वैसा बना सकते हैं जैसे हमने सपना देख कर रखा है, लेकिन कर नहीं पाते थे, मौका नहीं था, अवसर नहीं था। अभी-अभी हुँ, हुँ। 9/11 सितंबर 11 गुज़रा है, उसकी सालगिरह गुज़री है, वो भी ऐसा ही था। इस बहाने से कि हमें बदला लेना है सितंबर 11 2001 के हमले का, अमेरिका ने दर हकीकत अपने सपनों को साकार करने की कोशिश की, कि बहुत बुरी तरह मुँह की खाई। इसी तरह से इस्राइल ने देखा कि ये मौका है और समझ रहा था कि वो बाज़ी जीत ले जाएगा और इस सिलसिले में एक जुमले में अगर मैं कहूँ खान साहब कि इस वक़्त हालत ये हो गई है कि अमेरिका और इस्राइल जेनोसाइड कर सकते हैं, नस्ल-कुशी कर सकते हैं, लेकिन अपने उद्देश्य और लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते। जेनोसाइड करना और जीतना इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा इसमें फ़ासला है। देखिए इनके उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? ये चाह रहे थे कि हम एक कुछ ऐसा करेंगे कि जितने भी थोड़े बहुत जो उनके हिसाब से छोटे-मोटे जो तंज़ीमें हैं, जो हमें आँखें दिखाती हैं पूरे एरिया में, हम हुँ, उन्हें नीस्तो-नाबूद कर देंगे और हम फिर ईरान को ऐसा ईरान के पीछे पड़ेंगे जो असल बेस है और सपोर्ट करता है इनको और उसको नाबूद करेंगे। आज आप देख लीजिए, क्या ईरान नाबूद हुआ है? या ये 12 रोज़ा जंग के बाद पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुक़तदिर और अपने आप को ताकतवर पूरी दुनिया के सामने ज़ाहिर है। यमन को देखिए, यमन आज भी आज की तारीख़ अभी हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आज भी यमन ने कई सारे हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन वग़ैरह का हमला किया है, जिनमें से एक बड़ी तादाद अपने मकसद तक पहुँची है। हिज़्बुल्लाह को नाबूद करने की बात थी, हिज़्बुल्लाह को चोट पहुँची है, ज़ख्म पहुँचा है, लेकिन हिज़्बुल्लाह नाबूद होने के नज़दीक नहीं है। दूसरी तरफ कतर पर जो इन्होंने ये हमला किया है, मैंने कहा ये एक सियासी ज़लज़ला है। इसके असरात आइंदा हफ्तों और महीनों में सामने आएँगे और बहुत दूर तक इसके असरात जाएँगे। जो जी। सारे के सारे असरात अमेरिका और जी। इस्राइल के खिलाफ जाने वाले हैं ये सारे असरात। अमेरिका ने का जो ये अल उदैद एयरबेस है, उसने ईरान की जंग में खाली किया। आज तक उसको पूरी तरह से वापस फ़ौजी नहीं लौटा सके। अभी भी वो बहुत कम फ़ौजी हैं अल उदैद एयरबेस में। इसी तरह बहरीन के नेवल बेस में, कुवैत के आर्मी बेस में। खाली करना पड़े इस डर से कि ईरान मारेगा। जंग खत्म हुई है फ़िलहाल। ईरान की जंग में वक़्फ़ा है, लेकिन पूरे वापस नहीं ला सका है। तो जो-जो जड़ें हैं, जो-जो हैं सब कमज़ोर हो रही हैं और उसी से हम और हुँ, हुँ। आपका ध्यान हटाने के लिए इधर-उधर जो है मारा जा रहा है, भूखों को मारा जा रहा है, बच्चों को और औरतों को इस तरह से जो है वो शहीद किया जा रहा है। तो ट्रेंड क्लियर है। जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ, दर्शकों को में जो कम उम्र के उनको याद नहीं होगा, लेकिन जो मेरी उम्र के लोग हैं हमारे सामने की बात है कि आज से 35 साल पहले तकरीबन यूएसएसआर इतना बड़ा सुपर पावर उसका खात्मा हुआ। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी फ़ौज, इतना उसके परमाणु हथियार, ये क्या-क्या। लेकिन चंद दिनों में इस तरह से गायब हुआ है ये देश और आज यूएसएसआर तारीख की किताबों में। इसराइल तो कुछ भी नहीं है यूएसएसआर के मुकाबले में। और इसराइल का जब खात्मा होगा तो इससे ज़्यादा तेज़ी से होगा, लेकिन फिर कैफ़ियत वही होगी कि खात्मे से चंद दिन पहले लगेगा कि नहीं, ये तो बड़ा बेबाक हो गया है, इस पर तो कोई लगाम नहीं लगा सकता, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, जैसे कि अभी होता ही जा रहा है। लेकिन जब वो आएगा वो पॉइंट कि जब ये गिरेगा, तो बहुत ही बुरी तरह से इसका खात्मा होगा और फ्यूचर फिर वहाँ पर नया कायम होगा और हमें अभी गुफ्तगू खत्म करनी है तो एक एक रियलिस्टिक लेकिन पॉज़िटिव नोट पर खत्म करें। फ्यूचर है एक आज़ाद फ़िलिस्तीन का फ़िलिस्तीन में कायम होना। इसराइल जी। जो है वो जा रहा है, सफ़े हस्ती से मिट रहा है। सारा ट्रेंड इस तरफ है। इसराइल का खात्मा तय है और उसकी जगह पर फ़िलिस्तीनी यानी तमाम फ़िलिस्तीनी, वो जो वहाँ रहते हैं और वो जिनको शरणार्थी बना दिया गया है दूसरे देशों में, वो जो मुसलमान हैं, वो भी, वो जो ईसाई हैं, वो जो यहूदी हैं, फ़िलिस्तीनी यहूदी वो भी, ये सब मिलकर तय करें कि उन्हें फ़िलिस्तीन में किस किस्म का देश चाहिए, किस किस्म की निज़ाम हुकूमत चाहिए, ये दिन नज़दीक आ रहा है। इस फ्यूचर तक पहुँचने में जो सबसे बड़ी दीवार और रुकावट है, वो इसराइल जैसे देश का अस्तित्व और वजूद है।
और वो जिस तरह से तेज़ी से कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, ये रुकावट ज़्यादा दूर नहीं है। आज हम ये बातचीत कर रहे हैं, पता नहीं शायद चंद महीने लगे, शायद साल, 2 साल लगे, लेकिन ज़्यादा जी। दूर नहीं है। मेरा अनुमान ये है कि ये रुकावट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और फ़िलिस्तीन में ये तब्दीली आएगी और ये जान लीजिए, जब फ़िलिस्तीन में ये तब्दीली आएगी, तो इस तब्दीली का असर दुनिया के हर गोशे में महसूस होगा। इसका असर पूरी दुनिया को तब्दील करेगा जब ये तब्दीली खुलकर आएगी और वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अहम बातें आपने कही, बहुत ख़ास बात कही, जो उस खित्ते में रह कर के वहाँ से आप लगातार चीज़ों को देख रहे हैं, उसके बाद आपने कहीं अपने अनुभव के आधार पर जो आपने देखा, उसके आधार पर जो आप लगातार ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिस पर आप लगातार रिसर्च कर रहे हैं, उसके बिना पर आपने बात कही। आपका बहुत शुक्रिया आकिफ़ ज़ैदी साहब। सैयद आकिफ़ ज़ैदी हमारे साथ ईरान से जुड़े हुए थे और लगातार हमने अलग-अलग मौज़ू पर, अलग-अलग पॉइंट्स पर, अलग-अलग विषयों पर उनसे बात की है और हमारे दर्शकों को लेबनान के हवाले से, फ़िलिस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से, ईरान में जो कुछ चल रहा है सियासत उसके हवाले से और इसराइल का क्या मंतव्य है, उसकी क्या सोच है और अरब देश कितना कतर पर हमले के बाद जागरूक होंगे, इस पर तमाम बातें हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। बहुत शुक्रिया माफ़ कीजिएगा, आकिफ़ ज़ैदी साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का और उम्मीद है कि ये बातें हमारे देश में भी, हमारे अंदर, हमारे दरमियान भाईचारगी, हमारे दरमियान जागरूकता, हमारे दरमियान मोहब्बत का जज़्बा बढ़ाने में ये किरदार अदा करेंगी इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए। तो ये था आज का दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आकिफ़ ज़ैदी साहब की बातों से आप कितना मुत्तफ़िक हैं, कितना मुतमईन हुए, कितना संतुष्ट हुए, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। हम वक़्त-वक़्त पर उन्हें अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए जोड़ते रहेंगे। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।